हेलो एवरीवन, दिस इज सीए शेजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बिंज। तो आज हम आ गए हैं एक और पार्ट पे। अपने कंपनीज एक्ट में हम पढ़ रहे थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे द कॉर्पोरेट वेल, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतनी बार आ चुका है एग्जाम में, मैं क्या बताऊं आपको। तो हम कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, इसी के साथ में जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जो इसके बाद आता है। हम दोनों ही पढ़ेंगे एंड उसके बाद आरटीपी एमटीपी पास पेपर्स में जितने भी टॉपिक्स जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बेस्ड होके आए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? तो यही हमारे लेक्चर्स की खास बात है कि हम साथ के साथ में क्वेश्चंस भी निपटाते हुए चलते हैं। और जितने भी कीवर्ड्स एक पेज पर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं ना, वो सब आपको याद करते हुए चलना है मेरे साथ साथ में। उसके पहले आप वीडियो आगे नहीं बढ़ाओगे, ठीक है? चलो मेरे साथ याद करते हुए चलना। सारे कीवर्ड्स ही लिखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, समझते हैं और याद भी करते हैं साथ में। स्टार्ट करते हैं। द कॉर्पोरेट वेल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं हम लोग। क्या मतलब है इसका? एक कंपनी जिस दिन से इनकॉर्पोरेट हो गई, इनकॉर्पोरेट होने का मतलब जिस दिन से वो रजिस्टर हो गई ना रजिस्ट्रार के पास, उस कंपनी में और उसके जो मेंबर्स हैं, यानी कि द पीपल हु हैव साइंड टू बी द मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी, उनके बीच में एक पर्दा होता है जिसे हम वेल कहते हैं, कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, वेल का मतलब ही होता है पर्दा। इसको कई लोग व्हील भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वेल ही है इसका। तो बीच में एक पर्दा है। वो पर्दा क्या करता है? हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई दीज टू एंटिटीज एज सेपरेट। कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग हैं, दोनों को मिलाने की हिम्मत तो कोई करे मत, बिल्कुल भी, लॉ की नजरों में। समझ में आई बात? अच्छा, अलग है, आइडेंटिफाइड सेपरेटली का मतलब सबसे पहली बात तो ये है आपका कीवर्ड, दैट बोथ company, the corporate will suggest that the company and the members should be identified separately. इस बात का क्या मतलब है? That members are always shielded from the company's liabilities. कंपनी ने मर्जी चाहे जितनी liabilities ले रखी हो, कोई डेट्स हो कोई लोन्स हो, उसके लिए मेंबर्स पर्सनली लाइबल नहीं हो सकते। समझ में आई बात? अगर कंपनी ने सपोज कोई लोन ले रखा है, लिक्विडेशन का पॉइंट आ जाता है, बहुत बुरी हालत थी, लिक्विडेट होने लगी कंपनी, लिक्विडेट होने का मतलब बंद होने की कगार पे आ गई, क्या ये हो सकता है कि कंपनी के जो लोन्स हैं, जो डेट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आप मेंबर के घर को बेचने लगो, या मेंबर की जो गाड़ी है वो उठा के आप लिए चले आ रहे हो बड़े आराम से, उसको बेचना की कोशिश करने लगे आप? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मेंबर से एट मैक्स मेंबर की जेब से आप कितना पैसा निकाल सकते हो? मान लो मेंबर ने बोला था कि जब उसने आपके कंपनी में पैसा लगाया था ना, तो 10 रुपी पर शेयर के हिसाब से लगाया था, पर शेयर। दिस इज नोन एज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि एक शेयर की कितनी वैल्यू है ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो 10 रुपए अगर एक शेयर की वैल्यू थी, उसने बोला था मैं 10 रुपए दूंगा इस कंपनी को इसका हिस्सेदार बनने के लिए, बोला था। ठीक है, अब यही वो अमाउंट है मैक्सिमम जो एक कंपनी अपने मेंबर से निकलवा सकती है अगर कंपनी पे कोई आ जाती है तो। 10 रुपए से ज्यादा एक पैसा नहीं देने वाला मेंबर। आई समझ? मान लो आज तक मैं इस 10 रुपए में से 8 रुपए दे चुकी हूँ, मेरे पास एक ही शेयर है कंपनी का, इजी करने के लिए एक ही शेयर है कंपनी का, मैं 8 रुपए आज तक दे चुकी हूँ। कंपनी अब मुझसे 2 रुपए से ज्यादा एक पैसा और नहीं मांग सकती, सिर्फ मैं बचे हुए 2 रुपए दूंगी, मेरा काम खत्म, कंपनी अलग मैं अलग। समझ आई बात? ठीक है, ओके। तो at max you can call the unpaid amount on the nominal value of the share। ठीक है, हमने ये सेपरेट लीगल एंटिटी में पढ़ा हुआ था। अगर नहीं याद आ रहा आपको, और इसको हमने पढ़ा था लिमिटेड लायबिलिटी वाले फीचर में, नहीं याद आ रहा हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप उस वाले लेक्चर में जाकर देख लेना इसका मतलब। ठीक है, बट मैं 2 रुपए के लिए ही और लाइबल हूँ। मैक्सिमम आई एम लाइबल फॉर 10 रुपीज, जो मैं एक ही बार दूंगी, बार बार मेरे से पैसे मांगने आना मत कोई भी। ठीक, तो कंपनी के असेट्स बेचकर ही कंपनी का लोन चुकाया जाएगा, उससे ज्यादा मेंबर से एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं किया जा सकता। ओके, ये बात समझ में आ गई? तो ये बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इज, मेरे साथ याद करते हुए चलो, companies and members shall be identified separately because of the corporate veil. The second thing is that the members shall be shielded from the company's liability, okay, and they are protected by the acts of the company। किस तरीके के acts of the company? acts of the company मतलब कि अगर कंपनी ने कोई डेट इनकर कर रखा है, कोई डेट ले रखा है, या फिर कुछ कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, किस चीज का? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ। अगर किसी लॉ को कॉन्ट्रावेन कर दिया या कोई डेट ले लिया, इन चीजों से कंपनी मेंबर्स जो है वो इम्यून है। ठीक है, मेंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना याद करते हुए चलो, सबसे पहले आइडेंटिफाइड सेपरेटली, दूसरी बात याद करो मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम द कंपनीज लायबिलिटी, तीसरी बात याद करो दैट द मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड बाय द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। व्हाट काइंड ऑफ एक्ट्स?
if any debt is incurred or any contravention of law is done, तो in that case members are not responsible for such an error. इस एरर के लिए मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है. आई होप आपको ये पेज याद हो गया होगा. तो इसको फटाक से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलो भाई, अब एक इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात कर लेते हैं. भगवान की कसम है तुम्हें, अगर कॉर्पोरेट वेल आता है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है, तो आपको इस वाले केस लॉ का नाम लिखकर आना ही आना है. क्या नाम है केस का? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. ठीक है, घोट के पी जाओ कैसे भी करो, लेकिन ये वाला केस लॉ आपने लिख के आना ही आना है बेटा. बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉज में से ये है. कुछ और याद हो या ना हो, पर ये जरूर याद कर लेना. ठीक है, चलो जल्दी से मैं आपको केस के फैक्ट समझा देती हूँ. ठीक है, ताकि आप उसको ब्रीफ में, आप अपने एग्जाम में ना 2 से 3 लाइन में ब्रीफ में केस के फैक्ट्स लिख कर आ जाना, और फिर उसका फाइनल जजमेंट जो है वो लिख कर आना. ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका आंसर होगा ना उसको काफी सपोर्ट मिलेगा. एंड जो भी केस लॉ आया, जो भी केस स्टडी आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, उसको आप इसी केस के फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करते हुए उसका फाइनल जजमेंट दे सकते हो. ठीक है, चलो. तो सैलमन वर्सेस सैलमन केस में क्या हुआ था? सैलमन, एरन सैलमन नाम था इनका. ही वाज अ बूट मेकर. ठीक है, कुछ जूते का काम इनका था. अब क्या होता है कि ये अपना काम करते थे. ही वाज अ सोल प्रोप्राइटर अर्लियर. फिर बाद में क्या होता है, इन्होंने अपने जो असेट्स थे, असेट क्या थे इनके पास भाई, जितना भी इनके पास रॉ मटेरियल था या जो भी फैक्ट्री वगैरह जो भी था, वो सब कुछ क्या किया, एक कंपनी बना ली सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड नाम से. ठीक है, और इसको अपने सारे के सारे असेट्स ट्रांसफर कर दिए. आई समझ? सब असेट्स इसको दे दिए. और क्या हुआ, और बदले में क्या ले लिया? बदले में ले लिए शेयर्स. ठीक है, ऑब्वियसली मालिक बन गया. ठीक है, इसके इसके साथ साथ में इसके फैमिली वालों ने भी शेयर्स ले लिए. मतलब जो भी कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी उस टाइम पर, वो सारी की सारी कंप्लीट करी गई बिल्कुल कायदे से. ठीक है, शेयर्स ले लिए और साथ में ले लिए डिबेंचर्स. ठीक है, क्योंकि कंपनी को अगर आप खरीदना चाहते हो ना, अगर कंपनी को आपने अपने असेट्स दिए हैं, तो कंपनी भी आपको बदले में कुछ देगी. क्या दिया? शेयर्स दिया और डिबेंचर्स दे दिया. डिबेंचर्स देने का मतलब समझते हो? डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. और यहीं से दिक्कत शुरू हुई. ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे. ये जो सैलमन था ये सिक्योर्ड क्रेडिटर था. मतलब कि अगर कभी सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड बंद हो गई, तो सबसे पहला हक किसका होगा पैसों पर या अपना लोन वापस लेने के लिए? सबसे पहले कौन आ सकता है? खुद एरन सैलमन. आई समझ? ही वाज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर. यहां तक बात समझ आई. आगे चलते हैं. 1 साल भी नहीं बीता था, लेकिन कुछ ऐसे हालात आ गए कि ट्रेड अच्छे से नहीं हो पा रहा था. बिजनेस अच्छे से, जेन्युइनली अच्छे से नहीं चल पा रहा था. इट वाज नॉट एनी चालबाजी और फ्रॉड एज सच, एज एस्टैब्लिश्ड इन द केस. कुछ नॉर्मल रीजंस की वजह से बिजनेस नहीं चल पाया एंड बंद होने की कगार पे आ गया. अब क्या होता है? एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है. लिक्विडेटर कौन होता है बेटा? एक ऐसा इंसान होता है, क्योंकि कंपनी के अपने हाथ पैर नहीं होते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, एक लिक्विडेटर, एक इंसान को, मतलब पर्सन हु इज वेरी लर्नड, उसको अपॉइंट किया जाता है. कि क्या करता है वो पर्सन? असेट्स जो है कंपनी के, उनको सेल ऑफ करना, और जो भी लोन्स या लायबिलिटीज कंपनी ने ले रखी हैं जिन लोगों से, उनको अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में रीपेमेंट करना, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल है असेट्स को सेल ऑफ करके. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिक्विडेटर की होती है. तो भाई लिक्विडेटर यहाँ पर अपॉइंट हो जाता है. अच्छा, ये बताना भूल गई कि जब नॉर्मल बिजनेस चल रहा था, तो क्या होता है कि कई बार क्रेडिट लिया सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड ने, तो कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी बन गए इनके. ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है? इनका नंबर हमेशा बाद में आता है पैसे लेने वालों की लिस्ट में. अगर कंपनी लिक्विडेशन में गई, तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया जाएगा एंड देन अनसिक्योर्ड. नाम में ही अनसिक्योर्ड है भाई, पहले पैसे लेने कैसे आ सकते हैं? ओके, चलो. अब हुआ ये कि लिक्विडेशन के टाइम पे एरन सैलमन आया, और जब असेट सेल ऑफ करने लगा लिक्विडेटर, तो एरन सैलमन ने पहले पैसे लेने के लिए आगे आ गया. वो क्यों? क्योंकि ही वाज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर. ऑब्वियसली वो पहले पैसे ले सकता था. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लग गई मिर्ची कि भाई ये तो इन्हीं की अपनी कंपनी है ना. और इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये जो कंपनी बनाई गई है ना, इट इज जस्ट अ शैम. ये कंपनी असली थी ही नहीं. इट वाज मेड टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स. इट वाज मेड टू डिफ्रॉड अस. हमारे साथ धोखा करने के लिए ही इस कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था. ये बोलने लगे ये लोग. और अब जब कंपनी बुरे हालात में आ गई, तो ये सबसे पहले अपना पैसा लेने आ गए. ये है गलत बात. ये लोग कहने लगे कि ये और ये कंपनी तो सेम ही है भाई, क्योंकि बनाई कंपनी इन्होंने है ना. ही होल्ड्स द ऑलमोस्ट द एंटायर शेयर कैपिटल. ही हेल्ड
ऑलमोस्ट द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। वही मिर्ची लगी, अब केस चला गया कोर्ट में, ठीक है। तो लोअर कोर्ट्स वगैरह में जो है वो एरन सैलमन हार गए थे, लेकिन इनको चैन नहीं आया, इन्होंने क्या किया, हायर कोर्ट में अपील की और फाइनल डिसीजन, मैं सीधा आ जाती हूँ इस पे, फाइनल डिसीजन इसका क्या हुआ, कोर्ट ने बोला कि ये जो केस यहाँ पर हुआ है दिस इज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्होंने फ्रॉड करने के लिए बनाया हो इस कंपनी को या ये पैसा हड़पना चाहते हो इसलिए बनाया हो। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स आए, इट वाज हेल्ड इन द केस दैट कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस। कंपनी को यहां पर मेंबर के समान माना नहीं जा सकता, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों तो सेम है तो ये पैसा लेने कैसे आ सकता है, पहले समझ आई बात। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट वेल का जो प्रिंसिपल है उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया एकदम, ठीक है, इस केस लॉ के हेल्प से, कि देयर इज अ पर्दा बिटवीन दीज टू एंड अनलेस देयर इज अ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, हम इस पर्दे को रहने देंगे, नहीं उठाएंगे तब तक। और पर्दा रहने का मतलब क्या है, इन दोनों को अलग अलग मानना। These are not the one and the same entity. So it was held, please याद कर लो मेरे साथ, company has its own existence. कंपनी मेंबर पे डिपेंडेंट नहीं है, इट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड इट इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, इट इज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम इट्स सब्सक्राइबर्स, मतलब मेंबर से अलग है, ठीक है, ओके। और ये आप ये भी लिख सकते हो कि ये कोई एजेंट या ट्रस्टी नहीं होती मेंबर्स की, इट इज नॉट एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द मेंबर्स। कंपनी का अपना एग्जिस्टेंस है, कोई एजेंट या ट्रस्टी वो नहीं है, ओके, ठीक है। ये एक पार्ट आपने याद करना है। दूसरा क्या है, सिंपली लिख के आना है, since company has its own existence, it is a different person from its subscribers, it is not an agent or trustee of its members, and hence shareholders are not at all liable for the company's acts. अगर इस केस में यहाँ पर कंपनी फेल हो गई तो इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, ही इज सिंपली अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, और इसीलिए ये अपना पैसा ले सकते हैं पहले, ठीक है। इन दोनों में अंतर है, आई बात समझ में, ये एस्टैब्लिश हुआ यहाँ पर, ओके। वहीं अगर इन्होंने फ्रॉड वर्ड किया होता ना तो ये कॉर्पोरेट वेल हटाया जा सकता था, बट फ्रॉड की केस थी ही नहीं यहाँ पे, जेन्युइनली बिजनेस नहीं चल पाया ड्यू टू सम मिसफॉर्च्यून्स और कंपनी की ये हालत हो गई, ओके। तो पहली चीज ये याद हुई आपको। दूसरा पॉइंट आपको याद करना, दैट शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल फॉर द कंपनीज एक्ट, शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल फॉर द कंपनीज एक्ट्स इन एनी वे, ठीक है। बस कॉर्पोरेट वेल में फिलहाल इतना ही था, ठीक है। हमने ये चीज याद करी कि ये एक्चुअली होता क्या है, तो आप ये चीज लिख के आओगे, उसके बाद आप केस लॉ मेंशन करोगे, 2 से 3 लाइन में आप इसके फैक्ट्स मेंशन करके आओगे, ठीक है। फैक्ट्स मेंशन करने के बाद आप इसका फाइनल जजमेंट लिख दोगे, ये दोनों चीजें, ठीक है। वैसे मेन तो ये है एंड ये है, बट अगर आपको याद आता है तो डेफिनेटली ये भी लिख देना, ये वाली लाइन जो है, समझ आई बात, ओके। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, मैं जल्दी लेकर आऊंगी, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, वो तो बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब हम ये वाला कॉन्सेप्ट प्लस लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल के साथ में क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, आरटीपी एमटीपी पास पेपर्स, ओके। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको क्लासेस के लिए असिस्टेंस चाहिए तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप रिवाइजिंग।